आज जो अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोह रिले। मोह रिले किसका पार्ट है? डिस्टेंस प्रोटेक्शंस की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन कैसे अपन डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम्स में कौन कौन से रिले अपन लगा सकते हैं, तो उसके अंदर डिस्टेंस प्रोटेक्शन में अपन जो आज जो पढ़ेंगे वो है अपना मोह रिले। कैसे मोह रिले यूज़ करते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में ये अपना डिस्टेंस प्रोटेक्शन का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा या पार्ट सेकंड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड देखो। उस पार्ट फर्स्ट में अपन ने इम्पीडेंस रिले के बारे में पढ़ा था और पार्ट सेकंड में रिएक्टेंस रिले के बारे में पढ़ा था। अब अपन जो आज अपना नया पार्ट होगा, जो ये पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस प्रोटेक्शन, और ये आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस प्रोटेक्शन का, वो है मोह रिले। अब मोह का मतलब क्या होता है? मोह किसका, अपन मोह किसके लिए यूज़ करते हैं? एडमिटेंस के लिए। यानी इस मोह किसकी यूनिट है? एडमिटेंस की तो यूनिट है, क्योंकि क्या होता है जो अपना इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है? जेड की यूनिट क्या होती है? ओम। तो यानी 1/ओम क्या होता है? मोह। तो 1/z को वाई लिख सकते हैं। यानी इस मोह रिले को अपन एडमिटेंस रिले भी कहते हैं। यानी ये मैंने यहाँ लिख दिया, मोह रिले को एडमिटेंस रिले भी कहते हैं, या फिर अपन इसको एंगल एडमिटेंस रिले भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये तो इसका जनरली क्या हो गया, एक बेसिक सा हो गया कि मोह रिले क्या काम करती है। अब सेम जैसे ही अपन ने इम्पीडेंस पढ़ा, तो वो इम्पीडेंस क्या करती है कि एक जो पर्टिकुलर जो उस रिले का एरिया होता है, सेक्शन होता है, उस सेक्शन तक में है ना क्या बोलते हैं वो इम्पीडेंस को मेजर करती है। अगर वो इम्पीडेंस उसके RX डायग्राम के अंदर आता है तो रिले ऑपरेट करती है, और नहीं तो नहीं ऑपरेट करती। सेम रिएक्टेंस में भी ऐसे था, वो रिएक्टेंस को मेजर करती है, और फिर अगर वो उसके RX डायग्राम के अंदर आता है तो ऑपरेट करती है, नहीं तो नहीं करती। ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा है वही कॉन्सेप्ट किस में लगेगा? मोह रिले में। इसमें भी सेम वही बात करेंगे अपन, रीस्टेयरिंग फोर्स की और ऑपरेटिंग फोर्स की, वही इसमें भी यही बात करेंगे। वही है, अगर वो दोनों समझ में आ गए तो इसकी कोई नहीं है, इसमें तुरंत फटाफट समझ में आएगा। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में एक बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा। वो दोनों समझ में आ गए तो ये तो बच्चा है, ये तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत समझ में आएगा एकदम। ठीक है। अब अपन सबसे पहले थोड़ा सा इसका पढ़ने जाते हैं। अब जो ये ना मोह रिले होता है ना, अब ये जो मोह रिले क्या करता है, ये ना मेजर करता है ये पेपर ही पता नहीं कैसा है, नहीं हो गया है ना। ये मेजर करता है एडमिटेंस के कंपोनेंट को, मेजर्स कंपोनेंट ऑफ, ये पेपर ही चिकना है ना इसलिए शायद, एडमिटेंस ऑफ के कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस। एडमिटेंस के कंपोनेंट को ये करता है, मेजर करता है। एडमिटेंस के कंपोनेंट मतलब अब कंपोनेंट कौन कौन से हो गए एडमिटेंस के लिए? या तो उसका मैग्नीट्यूड और या फिर एंगल। यानी इस चीज़ को, ये जो मोह रिले होता है ये इस चीज़ को मेज़र करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मोह रिले क्या करता है, इस जो इसके एडमिटेंस के कंपोनेंट है यानी एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड और जो उसका एंगल है उस एंगल को मेज़र करता है। यानी ये इस चीज़ के डिटेक्शन के लिए, यानी इस चीज़ के मेज़र के लिए अपन मोह रिले यूज़ करता है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है ट्रिप करने के लिए। जब भी फॉल्ट अगर होता है, अगर वैल्यू सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो वो क्या करता है, रिले सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस फॉल्टी सेक्शंस को अलग कर देता है हेल्दी सेक्शन से। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसका जो अपन है ना, अब जनरली क्या करता है, अपन ने जो इम्पीडेंस रिले पढ़ा था उसमें अपन ने इनकी RX डायग्राम की बात करी थी। ठीक है, RX डायग्राम। अब वो RX डायग्राम क्या बताता था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता था किसकी, रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स की। रिले उस सर्किल के अंदर जो उसकी वैल्यू होती थी, अगर उस वैल्यू के अंदर आता था तो वो ऑपरेट करता था, नहीं आता था नहीं ऑपरेट करता था। तो यानी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता था। यहाँ पे भी सेम अपन इसके RX डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पे अपन जो इसका जो मोह रिले है, इस मोह रिले का अपन RX डायग्राम बनाएंगे। अब जनरली देखो मोह रिले का RX डायग्राम तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली अपन मोह रिले को किस में डिनोट करते हैं, GB एक्सिस में। अब बोलोगे भैया ये GB एक्सिस यहाँ कहाँ से उठ के आ गया, पहले RX ही हमें तो समझ में नहीं आया, आप GB उठा लाए। देखो GB कुछ नहीं है, GB क्या होता है 1/R, ये क्या होता है 1/X। क्यों अपन मोह रिले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोह रिले क्या आता है 1/Z कहते हैं। Z इक्वल्स टू क्या होता है 1/Y, तो 1/Z क्या हो गया Y, तो 1/Z। तो यानी Z किसके बराबर होता है, Z होता है R+JX। ठीक है, तो 1 अब, और जो तुम्हारा Y होता है वो क्या होता है G+JB। अब RX कर्व में बनता है तो ये GB कर्व में बनता है, क्योंकि 1/R
दैट इज जी, और 1/x दैट इज बी। ठीक है, तो जी बी एक्सिस पे बनाते हैं। और जनरली जो मोर रिले होते हैं ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, और अपन आर एक्स डायग्राम में बनाते हैं तो एक सर्किल आता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। क्या आता है? सर्कल आता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। इससे पहले तुमने देखा होगा कि जो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस रिले थे, इससे पहले अपन ने बात करी थी ना जो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस रिले की, उसके अंदर क्या होता था, जो सर्किल होता है वो ओरिजिन से पास नहीं होता, वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसका जो सर्कल डायग्राम बनेगा, आर एक्स डायग्राम, जो आर एक्स कर्व बनेगा, आर एक्स डायग्राम जो बनेगा मोर रिलेगा, वो ओरिजिन से पास होगा। तो वो क्या चीज़ें बताते हैं, मैं पहले तुम्हें इसका सर्कल डायग्राम, वो आर एक्स डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखो ये है इसका आर एक्स डायग्राम। ठीक है, ये मोर रिले का आर एक्स डायग्राम है। ठीक है, अभी देखो मोर रिले का आर एक्स डायग्राम क्या है, इससे पहले अपन ने इम्पीडेंस का देखा था जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। ठीक है ना, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो ये अपने अलग अलग डिफरेंस मोर रिले लिए। ठीक है, उन सब का जो है वो सर्कल से पास हो रहा है, यानी सर्कल तो बन रहा है लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है। सबका किससे पास होता है? ओरिजिन से। ये M1 का भी देख लो, M2 का भी देख लो, M3 का भी देख लो, सबका ओरिजिन से पास हो रहा है। यानी एक चीज़ ये क्या बता रहा है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो मोर रिले है उसका जो आर एक्स डायग्राम है वो सेंटर से पास हो रहा है। सारे है ना ओरिजिन से, सेंटर के सॉरी ओरिजिन से पास हो रहे हैं, सारे के सारे जितने भी अपने लिए सबका ओरिजिन से है। यानी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैक कर सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं इसको। हाँ भैया कह सकता हूँ मैं भैया कि है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। क्यों? ये इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, या फिर अगर नेगेटिव में आएगा तो इस नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से पास हो रहा है, या तो डायरेक्शन इस तरफ होगी या डायरेक्शन इस तरफ होगी, पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन ही होगी। यानी मैं इसको, यानी इस चीज़ से भैया मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये इनहेरेंटली इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले भी है। इसको भैया मैं कह सकता हूँ इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले। अब भैया ये आप क्या लिया है नई टर्म, इतनी देर से तो आप डिस्टेंस बोल रहे थे और अब आप डायरेक्शनल लिया है। ये है क्या बिग्स है क्या? दोनों ही आ रहे हैं इसके अंदर। तो भैया मेरी बात सुनो, देखो क्या कहना चाहता है ये बोला है इनहेरेंटली डायरेक्शन रिले की तरह भी है। क्यों? क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा है। फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ऑपरेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आर एक्स डायग्राम से अपन को ये सर्टिफाई हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका ये सर्टिफाइड बता रहा है, ये अपन को बता रहा है, इसका एनालिसिस कर रहा है अपने आर एक्स डायग्राम से। तो ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा। तो भैया इसलिए एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, इसलिए अपन इसको इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले भी कहा है कि डायरेक्शनल रिले की तरह भी वर्क करेगा। लेकिन अपन ने इसको डिस्टेंस प्रोटेक्शन की कैटेगरी में क्यों रखा? डिस्टेंस प्रोटेक्शन की कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि भैया अपन ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे हैं इसको, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन में तो क्या होता है, अब लाइन होते हैं उसमें ये आर जेड एक्स जी बी ये सब टर्म होती है, ये इन दोनों का सम होता है जेड, ये जी बी होता है, और ये सब वाई, ये सब किसके पैरामीटर्स हैं? जनरल ये आर एक्स जी बी पैरामीटर्स किसके है? लाइन के पैरामीटर है। अभी भैया ये लाइन के पैरामीटर्स है। तो ये जो रिले का मेन जो फंडामेंटल है वो किस पे वर्क कर रहा है? एडमिटेंस को मेजर करके। एडमिटेंस को मेजर करके, अब एडमिटेंस तो लाइन का ही आ रहा है, तो एडमिटेंस कैसे मेजर कर रहा है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक का मेजर कर रहा है। तो इसलिए इसको कैटेगरी किसके अंदर रखा है? डिस्टेंस प्रोटेक्शन का। इसका जो मेन फंडामेंटल वर्क है वो किस पे है? डिस्टेंस प्रोटेक्शन पे। लेकिन इसकी एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले, मतलब ये डायरेक्शनल रिले की तरह भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शनल रिले भी कहते हैं, इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले। ठीक है, ये तो जनरली क्या था, बेसिक्स था मोर रिले के बारे में कि भैया मोर रिले होता क्या है और क्या क्या काम करता है। अब अपन इसके ना प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि मोर रिले कैसे काम करता है। ठीक है, अब अपन है ना उसके डायग्राम को लेके बात करते हैं, क्योंकि अपन को उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है ना मोर रिले का, तो अपन लेते हैं। अब जनरली अपन मोर रिले में क्या होता है, इंडक्शन कप टाइप रिले को यूज़ करेंगे। इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी बोलते हैं।
अब मैंने इसमें अपने इंडक्शन कप क्यों यूज़ करा, और भी तो दूसरे तरीके हैं, कॉइल यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, लेकिन नहीं, अपन ने ये एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह एक जो डिस्क है, कप टाइप जो रिले है, उसको अपन ने यूज़ करा है भैया। क्यों? क्योंकि ये जो इंडक्शन कप होता है ना, ये जो कप टाइप रिले होते हैं ना, मतलब जो इंडक्शन कप होते हैं ना, इसके क्या होता है, एडवांटेज होते हैं। अब वो क्या एडवांटेज होता है इंडक्शन कप को यूज़ करने के लिए? एडवांटेज ऑफ यूजिंग, ये आईसी लिख देता हूँ, इंडक्शन कप समझ जाना, ये इंडक्शन कप है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, वेरी हाई स्पीड ऑपरेशन होता है इसका, है वेरी हाई स्पीड ऑपरेशन होता है। दूसरा है ना, वाइब्रेशन इसमें क्रिएट नहीं होते, ठीक है ना, है ना, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, नो वाइब्रेशंस, ठीक है ना, कोई वाइब्रेशन नहीं होते इसके अंदर, ठीक है ना, वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होते, ठीक है ना, और हाई स्पीड इसका ऑपरेशन होता है। तो जनरली कुछ कुछ ये एडवांटेजेस हैं जिसके कारण क्या होता है अपन इसको, और ये स्टेबल भी होता है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ एडवांटेज थे इंडक्शन कप को यूज़ करने के लिए। अब अपन इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, भैया ये काम कैसे कर रहा है। अब देखो तुम्हें एक डायग्राम में दिख रहा होगा, इस कॉइल में, अब देखो जनरली मैं इनको लेबल कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं लो अपर, इसको कहता हूँ लोअर, इसको कहता हूँ लेफ्ट, इसको अपर पोल, लोअर पोल, इसको कहते हैं लेफ्ट पोल, और ये हो गई राइट पोल, ठीक है। ये मैंने इनको नाम दे दिए। अब देखो ये क्या होता है, अब ये जो दोनों कॉइल है ना, ये देखो 1 2 3, ये तीनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, देखो ये वोल्टेज सप्लाई गई, ये गई, ये गई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, यहाँ से ये गई, ये गई, ये गई, ये वापस से कनेक्टेड हो गई। यानी ये मैंने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया, तो ये वोल्टेज सोर्स ये गई, ये गई, ये गई, ये आपस में सब सीरीज में कनेक्टेड है। और ये अपने अलग से करंट कॉइल है जिसके अंदर अपन करंट देंगे। करंट देने के कारण ये अपना क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और ये जो वोल्टेज अपन इसमें प्रोवाइड कराएंगे ये क्या करेगा, पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोवाइड कर, मतलब रीस्टेरिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और ये दोनों कॉइल में क्या जनरेट होगा, पोलराइजिंग फ्लक्स। ये अभी नहीं समझ में आएगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सारे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। देखो भाई सबसे पहले अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ मैंने वोल्टेज कॉइल लगाया, अब और ये मेरी करंट कॉइल। अब ये जो करंट कॉइल है ना, ये क्या होती है, एक फेज शिफ्टिंग सर्किट से जुड़ी हुई होती है। किससे? जो अपन ने फेज शिफ्टिंग सर्किट से जुड़ी होती है, जिसको अपने जनरली इसमें दिखाया नहीं है, वो अपने काम, वो इसके वर्किंग में भी नहीं आ रहा अभी, तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ एक क्या होता है, इसमें एक वैल्यू आती है अल्फा, RX डायग्राम में देखा होगा, उस वैल्यू को चेंज करने के लिए आती है, ठीक है ना। फेज शिफ्टिंग सर्किट वो वैल्यू को आती है, तो वो अपने क्या आता है, फॉर्मूले में एक वैल्यू आएगी अल्फा, उस अल्फा की वैल्यू को चेंज करने के लिए जनरली काम आता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, अपर पोल और लोअर पोल, ये मैंने वोल्टेज अप्लाई करा, तो अपर पोल लोअर पोल इन दोनों में क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। अब मैं ना ये जो लोअर और अपर है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लोअर और अपर पोल है ना, इसमें मैंने वोल्टेज अप्लाई करा, वोल्टेज क्या करा, अप्लाई करा। अब वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या होगा, ये होंगे एनर्जाइज। वोल्टेज अप्लाई करा तो ये क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज। अब ये एनर्जाइज हो गए। अब एनर्जाइज होने क्या, तुम्हें पता है कोई भी कॉइल होती है वो एनर्जाइज होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लक्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, पोलराइजिंग फ्लक्स, ठीक है। यार थोड़े दोस्तों आज यार माफ़ करना यार, ये पेन, मेरा पेन और ये पेपर पे ढंग से चल ही नहीं रहा, इसलिए समझ जाना, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो वोल्टेज अपन ने अप्लाई करा, ठीक है, लोअर और अपर पोल में वोल्टेज अप्लाई करा, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो कॉइल थी वो क्या हो गई, एनर्जाइज हो गई। अब कॉइल एनर्जाइज हो गई, उसके कारण क्या होगा, ये पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है भैया, इनका काम हो गया। अब देखो, अब हम लेफ्ट पोल की बात करते हैं। लेफ्ट पोल, अब लेफ्ट पोल में करंट अप्लाई करा, ठीक है, ये भैया लेफ्ट पोल है, इसमें मैंने करंट अप्लाई करा, ठीक है, करंट अप्लाई करा। अब करंट अप्लाई करा तो ये क्या करेगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, क्या कहता है, प्रोड्यूस फ्लक्स। और उस फ्लक्स को अपन क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग फ्लक्स,
ठीक है, यानी है ना जो करंट कॉइल है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ऑपरेटिंग फ्लक्स, और ये जो लोअर और अपर पोल है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पोलराइजिंग फ्लक्स। अब बात करते हैं राइट पोल की, ये वोल्टेज अप्लाई करा तो राइट पोल क्या प्रोड्यूस करेगा, राइट पोल में अपन ने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, प्रोड्यूस फ्लक्स करेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, रीस्टीयरिंग फ्लक्स। ये ऑपरेटिंग फ्लक्स कह दो या ऑपरेटिंग वैल्यू कह दो, ठीक है ना। ये क्या करेगा, रीस्टोरिंग फ्लक्स, ये यार रीस्टोरिंग, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट पोल में अपन ने करंट अप्लाई करा उसने फ्लक्स प्रोड्यूस करा, और उस फ्लक्स के कारण क्या होगा, ऑपरेटिंग फ्लक्स टॉर्क का, या अपन कह दो इसको सिंपल भाषा में, इसको भी काट दो, ऑपरेटिंग क्वांटिटी कह दो, सिंपल सी बात है भैया, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यार। तो अपन क्या करते थे, इसको ऑपरेटिंग क्वांटिटी कहते थे। यानी ना जो लेफ्ट पोल है, सिंपल सी भाषा में कहो तो लेफ्ट पोल ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये राइट पोल क्या कर रहा है, रीस्टीयरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये रीस्टीयरिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर रहा है वो भी बताऊंगा। और ये जो दोनों पोल है ये क्या कर रही है, पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया, ये दोनों पोल क्या कर रही है, पोलराइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। लेफ्ट पोल क्या प्रोड्यूस कर रही है भैया, ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। और ये राइट हैंड पोल क्या प्रोड्यूस कर रही है भैया, ये रीस्टीयरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब कैसे कर रही है रीस्टीयरिंग टॉर्क, और ये ऑपरेटिंग क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस कर रही है, इसमें अपन ने अप्लाई करा तो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। अब फ्लक्स से ऑपरेटिंग क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस कर रही है, इसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो फ्लक्स रीस्टीयरिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस अपर लोअर पोल के कारण। कैसे, देखो भैया अब क्या होगा, देखो मैं डायग्राम से बताता हूँ। अब ये क्या होता है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है ना, ये लिंक करेगी इस पोलराइजिंग फ्लक्स के कारण। ये जो है ना, देखो ये जो फ्लक्स है ना, इस करंट दिया अपन ने, इसमें करंट देने के कारण क्या हो रहा है, ये जो इसमें जो पहले से ही जो पोलराइजिंग फ्लक्स था वो इंटरेक्ट करेगा इसके फ्लक्स के साथ में। मतलब जो है ना लेफ्ट पोल है ना, लेफ्ट पोल का फ्लक्स इंटरेक्ट करेगा, इंटरैक्ट, अरे यार इंटरैक्ट, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, पोलराइजिंग फ्लक्स के साथ में, ठीक है। पोलराइजिंग फ्लक्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा। लेफ्ट पोल का जो फ्लक्स होगा वो इंटरेक्ट करेगा पोलराइजिंग फ्लक्स के साथ में, जिससे करंट क्या प्रोड्यूस होगा, है ना, जो प्रोड्यूस करेगा ऑपरेटिंग क्वांटिटी। आ गया भैया नाम ऑपरेटिंग क्वांटिटी का, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑपरेटिंग क्वांटिटीज का। इस चीज़ को भैया दिमाग में गहन बिठा लेना भैया, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। सेकंड तो अपने ऑपरेटिंग क्वांटिटी आ गई, क्यों, क्योंकि तुम्हें देखो बेसिक्स रिले का तो ये तो पता ही चल गया, बेसिक्स रिले तो पता चल गया ना भैया। बेसिक रिले क्या होता है, रिले कैसे ऑपरेट करता है, जब भी ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा हो जाता है रीस्टीयरिंग टॉर्क से तो रिले ऑपरेट कर देता है, और जब रीस्टीयरिंग टॉर्क भैया ज़्यादा नहीं होता ऑपरेटिंग टॉर्क से, सॉरी मतलब कहने का बात है, जब ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टीयरिंग टॉर्क होता है तब रिले ऑपरेट करता है, और जब रीस्टीयरिंग टॉर्क ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग टॉर्क हो जाता है तब रिले ऑपरेट नहीं करता। तो मेन कंसेप्ट किसका है, रीस्टीयरिंग का और ऑपरेटिंग टॉर्क का। अपन को वही क्वांटिटी, वो जो फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को लेके चलना है, और अलग अलग अपन ने वेराइटीज ऑफ रिले का मैन्युफैक्चरिंग करा, या मतलब जो डिमांड में आई, और अलग अलग चीज़ को यूज़ करते हुए फंडामेंटल हर चीज़ का सेम होता है। ट्रांसफार्मर का भी फंडामेंटल सेम है, तो सेम इसकी भी फंडामेंटल सबकी सेम है, बस क्वांटिटीज़ बहुत सारी अलग अलग आ गई, उसको अपन ने जोड़ जोड़ के नई चीज़ें बनाई हुई है। तो वही ऑपरेटिंग, तो इसमें भी क्या होगा, अब जो राइट पोल है ना, जो राइट पोल है उसका जो फ्लक्स है, राइट पोल का फ्लक्स इंटरेक्ट करेगा पोलराइजिंग फ्लक्स से, है ना, और प्रोड्यूस करेगा रीस्टीयरिंग टॉर्क, ठीक है ना। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रीस्टीयरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अपनी ये दो क्वांटिटी आ गई, ऑपरेटिंग टॉर्क और रीस्टीयरिंग टॉर्क। यानी इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जब वो इससे इंटरेक्ट करेगा तो ऑपरेटिंग टॉर्क, ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ लिंक करेगा तो रीस्टीयरिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इससे, तब रिले ऑपरेट करेगा, और जब इसकी वैल्यू
वैल्यू कम रहेगी इससे तब भी रिले ऑपरेट करेगा, या अपन इसको अलग लैंग्वेज में कह दे इसकी वैल्यू जब इससे बड़ी हो जाएगी तब रिले ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है, या इसकी वैल्यू कम हो जाए इससे तब भी रिले ऑपरेट नहीं करेगा, वो जैसे आप कहना चाहो कह सकते हैं, तो ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बताया ऑपरेटिंग क्वांटिटी, ये थ्योरी हो गई। अब ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो वो जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, मैंने ऊपर कहा था ना फ्लक्स टॉर्क, तो यानी जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगी, K1 कांस्टेंट हो जाएगा, K1 VI cos फाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, यानी ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। भैया अपने टॉर्क की तो बात चल रही है ना कि जब ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टेयरिंग टॉर्क हो तो रिले ऑपरेट करेगा, यानी जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इतना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ऑपरेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। और वहीं जो रीस्टेयरिंग टॉर्क है तो यानी जो राइट पोल है, ये जो राइट हैंडेड पोल है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा भैया, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसको T2 कह दो, इसको तो कह दो T1, इसको कह दो T2, वो कितना प्रोड्यूस करेगा K2 V²। तो भैया ये हो गई रीस्टेयरिंग टॉर्क की क्वांटिटी, ठीक है। अब मेरा जो टोटल टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क हो जाएगा K1 V1 cos फाई माइनस अल्फा माइनस K2 V2 का स्क्वायर, या V तो यहाँ वैल्यू अपने ली नहीं है तो लिखने से मतलब है नहीं क्योंकि V एक ही है, तो V² माइनस K3। अब भैया ये K3 कहाँ से उठा लाए, दो ही तो आपने बताए थे। तो भैया जो K3 है इंडक्शन टायर रिले में स्प्रिंग तो यूज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। इसकी जनरली वैल्यू बहुत कम होती है तो अपन इसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो वो समझ में आया ना ऑपरेटिंग टॉर्क और रीस्टेयरिंग टॉर्क का। अब अपन बात करते हैं रिले कब ऑपरेट करेगा, व्हेन रिले ऑपरेट्स। भैया रिले कब ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, वही सेम फंडामेंटल है, जब ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन रीस्टेयरिंग टॉर्क, जब ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टेयरिंग टॉर्क होगा तब रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। इसको मैं कर देता हूँ ऑपरेटिंग टॉर्क और यहाँ पे कर देता हूँ रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, ठीक है। ये जब ग्रेटर देन होगा तब रिले ऑपरेट करेगा। और रिले कब ऑपरेट करे, कब नहीं करेगा, व्हेन रिले नॉट ऑपरेट। सेम इसकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी जब ऑपरेटिंग टॉर्क इज लेस देन रीस्टेयरिंग टॉर्क होगा, ठीक है। अब देखो अब ऑपरेटिंग टॉर्क की क्या क्वांटिटी थी, अपन ने वो K3 को तो क्या करा था, नेगलेक्ट कर दिया था, क्यों, क्योंकि वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल वैल्यू के कारण अपन ने इसको क्या कर दिया था, नेगलेक्ट। तो अब अपन बात करें तो ऑपरेटिंग टॉर्क की क्वांटिटी क्या थी, ऑपरेटिंग टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था, ऑपरेटिंग टॉर्क अपना प्रोड्यूस हो रहा था लेफ्ट हैंड पोल यानी जो करंट कॉइल थी उसके कारण ना ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी पोलराइजिंग फ्लक्स के कारण, और जो पोलराइजिंग फ्लक्स था वो किसके कारण आ रहा था, लोअर और अपर पोल के कारण, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या थी, K1 V1 VI cos फाई माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन रीस्टेयरिंग टॉर्क की क्या क्वांटिटी थी, K2 V², ठीक है, K2 V², ठीक है। अब देखो एक V से ये V कट गया भैया। अब इस K1 को यहाँ मैं नीचे भेज दूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं I cos फाई माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन K2 बाई K1 V, ठीक है। अब मैं ना इस V को इधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, I बाई V cos फाई माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन K2 बाई K1, ठीक है। अब ये I अपॉन V क्या होता है, एडमिटेंस, ये अपन को पता है भैया I अपॉन V क्या होता है, Y, क्योंकि Z क्या होता है, V अपॉन I। तो Z का उल्टा क्या होता है, Z का उल्टा क्या होता है, Y, यानी 1 अपॉन V, I अपॉन V। तो ये I अपॉन V आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, Y cos फाई माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन K2 अपॉन K1, ये कंडीशन आ गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अपन ने इससे पहले जो इम्पिडेंस रिले बैठा था उसमें जो K की वैल्यू थी वो क्या अज्यूम की थी, क्या थी K, जो K कांस्टेंट अपना निकला था, ऑल ओवर कांस्टेंट जो K अपना था वो क्या निकला था, वो था K इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे तो मेरे को K2 अपॉन K1 दिख रहा है, उसका उल्टा दिख रहा है।
तो यानी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ वाई कॉस फाइव माइनस एल्फा इज ग्रेटर देन 1/k। अब ये क्वांटिटी इसको इधर भेज दो, ये क्वांटिटी इधर भेज दो, तो भैया ये क्वांटिटी ये लो भैया, आपने कहा मैंने कर दिया के, अब ये इधर भेज दिया तो के क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और ये इधर आ गया यानी 1/y कॉस फाइव माइनस एल्फा। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ के ग्रेटर देन 1/, अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी भैया 1/y, फिर जेड हो जाएगा, तो जेड अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। यानी जब इस कांस्टेंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इससे हो जाएगी तब रिले ऑपरेट कर जाएगा, नहीं तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। और इस पूरे ऑल ओवर को मैं एम लिखता हूँ मो कांस्टेंट, ठीक है। ये मो कांस्टेंट नहीं मतलब मो एक, उसको अपन एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं एम, ठीक है ना। यानी जो अपनी जो फाइनल कंडीशन आ गई, वो क्या आ गई, के शुड बी ग्रेटर देन एम, के शुड बी ग्रेटर देन एम। जब के बड़ा होगा एम से तब रिले ऑपरेट करेगा, और जब के लेस देन एम होगा तब रिले ऑपरेट नहीं करेगा, ये होगा ऑपरेट, ये होगा नॉट ऑपरेट, ठीक है। ये उसकी वर्किंग कंडीशन हो गई, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। देखो दोस्तों, कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है या मेरे में कोई कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या कोई भी डाउट हो बेझिझक बताना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मोर रिले होता है ना, ये 3 यूनिट्स में वर्क करता है। मतलब अपन के जो मोर रिले होता है ना, उसके अपन 3 यूनिट्स यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। कहने का मतलब है मोर रिले की 3 यूनिट यूज की जाती है जो लाइन के प्रोटेक्शंस पे। मतलब कैसे भैया, समझ में नहीं आया मेरे को, तो आपने क्या लिख दिया, ये नहीं आया तो अपन बैठे हैं ना समझाने के लिए। लो भैया देखो, 3 यूनिट होती है, मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नाम दे दिए भैया। ये तीनों नाम क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे को भैया समझाओ, मेरे को तो नहीं आ रहा भैया ये क्या कह रहे हो आप यार, ठीक है। अब देखो जनरली जो है ना फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो फर्स्ट यूनिट होती है वो क्या करती है, जो रिले की है ना 3 यूनिट्स यूज़ होती है मोर रिले की एक लाइन के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट यूनिट होती है ना वो क्या करती है, 80 to 90% तक की जो लाइन होती है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है भैया। आपने कह दिया जो मोर रिले की 3 यूनिट यूज़ होती है भैया लाइन के प्रोटेक्शन में, जो लाइन के सेक्शंस में अपन प्रोटेक्शन करते हैं तो उस प्रोटेक्शन में 3 यूनिट यूज़ होती है। आपने कह दिया भैया फर्स्ट यूनिट 80 से 90% तक की लाइन को प्रोटेक्ट करती है, तो भैया बाकी के 10 या 20% कहाँ गई, उस लाइन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है रेस्ट ऑफ द लाइन, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइन, ठीक है ना। यानी ये जो बच गया 10 to 20% जो बच गया, इसमें से 80% प्रोटेक्ट करेगी तो 20% बच गया, 90% प्रोटेक्ट करेगी तो 10% बच गया, तो वो जो प्रोटेक्ट बच गया वो कौन प्रोटेक्ट करेगी, सेकंड यूनिट। तो भैया ठीक है, अब ये दोनों हो गया 100% हो गया, तो थर्ड यूनिट को क्या यूज़ कर रहा है, ये क्या अचार डालना है यहाँ पे, नहीं भैया इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है, बैकअप प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है, ठीक है। जब अगर ये दोनों रिले ऑपरेट करने से फेल हो जाए, ये दोनों ऑपरेट नहीं करे तो ये प्रोटेक्ट कर ले भैया, बैकअप भी तो ज़रूरी है। अब अगर ये दोनों ख़राब हो गए तो मैं तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। बैकअप भी तो होता है भैया, आप घूमने जाते हो चार्जर के भरोसे थोड़ी ना जाते हो, पावर बैंक भी लेके जाते हो ना भैया, क्यों, बैकअप की, कहीं ऐसी जगह फंस जाए या ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे चार्जिंग प्लग ही नहीं है, तो कम से कम फ़ोन को चार्ज तो कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी बैकअप प्रोटेक्शन की तरह ये वर्क करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये 10 to 20% तक और रिमेनिंग लाइन को प्रोटेक्ट करता है ना, तो इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं 50% तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर है ना ये लाइन 50% ही प्रोटेक्ट करे ना, तो बाकी का 50% ये प्रोटेक्ट कर सकता है। नहीं आया समझ में, मतलब ये देखो फर्स्ट यूनिट तो जनरली इतना प्रोटेक्ट कर ही लेती है, लेकिन अगर मान लो बाई चांस कम प्रोटेक्ट करे, कम लाइन को प्रोटेक्ट करे, तो इसको अपन इसके 50% तक ऑपरेट करा सकते हैं। मतलब अगर मान लो ये इसने ना 60% ऑपरेट करा तो इसको 40% तक, मतलब इसको मैक्सिमम अपन 50% तक बढ़ा सकते हैं। यानी अगर ये 50% ही
प्रोटेक्ट करे ना तो 50% की प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर इसने 40% प्रोटेक्ट करा तो ये 60% प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी मैक्सिमम कहाँ है, 50% तक इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, पर जनरली तक आता नहीं है। जनरली ये क्या आता है 80% to 90% ये ऑपरेट कर ही लेता है, इतने तक में लाइन को प्रोटेक्ट कर लेता है और ये एज ए बैकअप प्रोटेक्शन यूज होता है। अब एक बात करते हैं अपन डिले की बात करते हैं। जो फर्स्ट होता है ये तो मेन होता ही है अपना, ठीक है ना, ये अपना मेन डिले तो होता ही है। तो ये इसका ऑपरेट होता है, इसका जो टाइम डिले और सब सेट होता है वो सब इसकी सेटिंग्स होती है। अब क्या होता है, ये जो सेकंड यूनिट और ये जो थर्ड यूनिट है ये कब ऑपरेट करती है, ये जनरली 0.2 से लेके 0.5 सेकेंड डिले के बाद, मतलब इसके ऑपरेट होने के 0.2 से लेके 0.5 सेकेंड डिले के बाद ऑपरेट करती है, ठीक है ना। इतने सेकंड, इतने डिले के बाद ऑपरेट करती है। और बैकअप प्रोटेक्शन 0.5 से लेके 1 सेकंड तक डिले के बाद ऑपरेट करती है। यानी अगर फर्स्ट और सेकंड फेल हो जाती है तो उसके इतने सेकंड के बाद ये ऑपरेट करेगी, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो दिस इज होल अबाउट डिस्टेंस प्रोटेक्शंस के अंदर मोह रिले का, ये पूरा अपना खत्म हो गया मोह रिले। अब इतना डिटेल कोई समझा है तो बताना, ये पूरा अपन ने डिटेल में समझ लिया भैया मोह रिले क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो बताना, ठीक है। धन्यवाद।